बेटा जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं कंफर्म करते जाएं। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आपको? चलिए बेटा अभी बातचीत मत करो। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि भाई जनरल एंट्री कैसे बनानी है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। रिकॉर्डिंग बाय वे ऑफ जनरल एंट्री हमने स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स के थ्रू भी हमने रिकॉर्ड किया और ये देखा कि जनरल एंट्री से लेज़र बना लो या सब्सिडरी बुक से लेज़र बना लो, बात बराबर ही होती है। अभी जो पिछला एग्जाम्पल हमने किया था उसमें हमने ट्रांजेक्शन्स को कुछ इस तरीके से रखा था कि एक ही सब्सिडरी बुक्स बना के काम चल जाए। मतलब हमने सिर्फ कैश बुक बना लिया तो उसी से हमारा सारा काम हो गया था। आज हम ट्रांजेक्शन्स को बढ़ा देंगे और आज हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स हम नोट करेंगे जिससे हमें कैश बुक बनाना पड़े, सेल बुक बनाना पड़े, परचेज बुक बनाना पड़े, मल्टीपल बुक्स हमको बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे हम ट्रांजेक्शन्स को लेकर के हम चलेंगे। दूसरा, उसी ट्रांजेक्शन को हम जनरल एंट्री के थ्रू भी जनरलाइज कर लेंगे। दूसरा, हम ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे भी रखेंगे, अगर हम सारी सब्सिडरी बुक्स भी बनाएं तो भी ट्रांजेक्शन के लिए जनरल एंट्री तो बनाना ही पड़े। यानी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि अगर आपने सब्सिडरी बुक्स बना भी रखी हैं तो भी आपको उनकी जनरल एंट्री बनानी पड़ती है, मतलब वो सब्सिडरी बुक्स में कवर नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं बेटा? सारे कैश ट्रांजेक्शन, चाहे वो किसी से कनेक्टेड हो। कैश सेल्स कहाँ आएगा? किस सब्सिडरी बुक्स में आएगा? सेल बुक में, कैश बुक में, या दोनों में से किसी में नहीं? सेल बुक। ऐसा मन करता है बताने का कि सर कैश सेल बोला तो सेल बुक में डाल देते हैं। कैश सेल कैश बुक में ही आएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन सारे कैश बुक में आते हैं। क्रेडिट सेल होगा तो सेल बुक में जाएगा। बात क्लियर? कैश परचेज होगा तो कहाँ आएगा? कैश बुक में। और क्रेडिट परचेज होगा तो परचेज बुक में, राइट। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जैसे फिक्स्ड एसेट्स, उधार खरीदा, परचेज, क्रेडिट पे खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब ये ना तो परचेज बुक में जाएगा और क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है नहीं तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा, ना परचेज रिटर्न में जाएगा, ना सेल रिटर्न में जाएगा, ना सेल बुक में जाएगा, ना ही बीआर बुक में, ना बीपी बुक में। तो 7 सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सातों में से किसी में नहीं जाएगा। तो इसके लिए अगर आप सब्सिडरी बुक्स बना भी रहे हैं तो जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि सब्सिडरी बुक्स में कवर ही नहीं होते, उन ट्रांजेक्शन के लिए हमेशा आपको क्या बनाना पड़ता है? जनरल एंट्री। तो अभी जो मैं एग्जाम्पल नोट करा रहा हूं आपको, वो एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो ब्रॉडर एग्जाम्पल होगा जिसमें आपकी सब्सिडरी बुक्स भी बन जाएंगी, कुछ ऐसी एंट्री भी आ जाएंगी जो सब्सिडरी बुक से कवर नहीं हो पाते, राइट। और इसे हम जनरल एंट्री बना करके फुल फ्लेज अकाउंटिंग तक लेके जाएंगे, बैलेंस शीट तक लेके जाएंगे और उसको दूसरा रूट फॉलो करते हुए सब्सिडरी बुक्स को बनाते हुए बैलेंस शीट तक लेके जाएंगे। तो अकाउंटिंग में कहीं पर भी अगर कुछ माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होता है तो वो खत्म हो जाएगा। फॉलोड बाय दैट हम इस पर्टिकुलर चैप्टर्स की जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में लॉट मोर जो कंसेप्ट अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ उसको थ्योरेटिकली भी हम कवर करके चलेंगे। फिर हम इसकी एक एक करके थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे। तो चलो बेटा, बेसिक चैप्टर है हमारा जहाँ पर हम जनरल एंट्री वगैरह की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, लेजर बनाने की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। साथ ही साथ में क्लासिफिकेशन के बाद अगली स्टेप हमारा क्या होता है? समराइजेशन। तो समराइजेशन एक्टिविटी को इसी में कवर किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल नोट कर लो, एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स में 1 और एग्जाम्पल फर्स्ट ही एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल 2 कर लिए थे सब्सिडरी बुक्स में। एग्जाम्पल नंबर 3 नोट कर लो इसे बेटा। सब्सिडरी बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 3।
by rupees 10 lakh, goods purchase in cash rupees 3 lakh, goods purchase in cash rupees 3 lakh, थर्ड एंट्री नोट करो बेटा। goods sold in cash rupees 12,000, sorry 12 lakh, goods purchase from Raman rupees 50,000, from Dinesh rupees 70,000, goods sold to Syam 1,60,000, sold to Geeta 1,40,000,
wages paid rupees 10,000, wages payable rupees 5,000, salary paid rupees 90,000, rent paid rupees 50,000, furniture purchased on credit from Mahesh rupees 1,50,000, furniture purchase on credit from Mahesh rupees 1,50,000, commission paid rupees 16,000, closing stock valued at end rupees 40,000, journalize the transactions and prepare financial statement, or journalize with subsidiary books and prepare FST। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वन, एक तो आप जनरल एंट्री बनाओ सीधा सीधा और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ लेजर बनाने के बाद, और दूसरा ऑप्शन होगा बेटा जनरलाइज विद सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट FST। बेटा एक पॉइंट स्लो कर देना इस फैन को, फर्स्ट वाले को, रिवर्स रिवर्स, आपने बंद कर, वापस घुमा दो 2 बार, एक और बार घुमा दो ऐसे ही जैसे पहले घुमाया, ठीक है, डन।
हो गया नोट सभी का? चलो बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या बोला गया है? या तो हम जनरल एंट्री बनाते हैं या हम सब्सिडरी बुक्स, दोनों काम एक साथ नहीं करते। तो पहले ऑप्शन में तो बोला गया कि जनरलाइज करो, फिर लेजर बना देना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह सब बनाओ। ठीक। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि जनरलाइज तो करो उन एंट्रीज को जिनकी सब्सिडरी बुक्स नहीं बनती, तो जनरलाइज विद सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद लेजर बनाओ, देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोनों ही ऑप्शंस में आपका आंसर सेम आना चाहिए। रूट हमारा कोई भी हो, जगह तो हमें एक ही पहुंचना है, और कोई भी दो रूट ले सकते हैं, बाय वे ऑफ जनरल एंट्री, बाय वे ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ये क्लियर हुआ? इस बार मैंने कोशिश किया है कि आपकी मोस्ट ऑफ दी सब्सिडरी बुक्स कवर हो जाएं। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, पहले जनरल एंट्री वाले रूट से चलते हैं। बेटा मोहन ने 10 लाख की कैपिटल लगाई, क्या जनरल एंट्री बनाओगे? कैश में लगाई ना कैपिटल? जब मोहन 10 लाख की जब मोहन 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाता है, उस दौरान क्या क्या जनरल एंट्री बनेगा? ये मुद्दा हमें कवर करना है, राइट? तो जनरल एंट्री बनाने के लिए फर्स्ट एंट्री हम इधर बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी? 10 लाख रुपए का कैश आपके पास आएगा, आपके बिजनेस में आएगा, और बिजनेस में जो असेट्स अगर आ रही है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रूल क्या था हमारा जनरल एंट्री बनाने का? अगर बिजनेस की असेट्स बढ़े तो डेबिट, असेट्स कम हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंसेस कम हो तो क्रेडिट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, और इनकम कम हो तो डेबिट। ये 4 आइटम्स के लिए हमने एक रूल बना रखा था, जनरल रूल, डायमंड रूल अप्रोच से। याद रहेगा, बड़ा सिंपल सा रूल है। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो बिजनेस का कैश कितने से बढ़ रहा है? 10 लाख से, तो डेबिट कर देंगे। क्या कैश बढ़ने के साथ साथ बिजनेस की कोई लाइबिलिटी भी बढ़ रही है? कैपिटल बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट? एंट्री बनाओ, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट जो कि 10 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट जो कि कितने से? 10 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है। बीइंग दस लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में लगा दी गई। एक साइड में बढ़ गया कैश, दूसरे साइड में बढ़ गया कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री की बात कर लेते हैं। गुड्स परचेज इन कैश कितना है बेटा? 3 लाख रुपए का। मुझे एक बात बताओ, जो कैश में सामान परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे, तो गुड्स का परचेज करना क्या खर्चा है? क्या एक्सपेंसेस है? क्या 3 लाख रुपए जब हम खर्च कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस है। और जब एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और साथ ही साथ में गुड्स को खरीदने में आपको कैश देना पड़ रहा है, तो आपकी एक असेट्स कम हो रही है। और जब असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
कितने का गुड्स परचेज करा बेटा? 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, राइट? यहां तक कोई समस्या? इसके बाद अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। गुड सोल्ड इन कैश 12 लाख। बेटा सेल करना क्या इनकम है? क्या ये इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, तो सेल्स क्रेडिट होगा। जब 12 लाख का कैश में सेल करोगे तो 12 लाख का कैश बढ़ जाएगा, और जब 12 लाख का कैश बढ़ेगा तो असेट्स बढ़ेगा, और असेट्स को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद बच्चों अगली एंट्री क्या है? गुड्स परचेज किया किससे? रमन से। कितने का? 50,000 का। बेटा रमन से सामान अगर हमने परचेज किया है 50,000 का, इसका मतलब उधार परचेज किया है रमन से। परचेज स्टिल एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो परचेज तो डेबिट होगा 50,000 का, लेकिन इस बार हमारे पास से कोई कैश नहीं जा रहा, और जब हमारा कोई एसेट्स कम नहीं हो रहा तो उसे क्रेडिट नहीं करेंगे। लेकिन याद रहे जब हम किसी से उधार खरीदते हैं तो वो एक लाइबिलिटी बन जाता है हमारा, हमें पे करना पड़ता है, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है रमन के नाम से, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। बात क्लियर? कितने रुपए से बनाओगे बेटा इसे? 50,000 से। कई बार मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, इसे 2 बार करेंगे। जनरल एंट्री बनाएंगे इसी क्वेश्चन से, सब्सिडरी बुक्स भी बनाएंगे। अभी जैसे जैसे मैं एंट्री बना रहा हूँ, जिन बच्चों का अगर नोट नहीं हुआ तो वो 1 पेज नोटिंग के लिए क्वेश्चन के लिए छोड़ दें और डायरेक्ट आंसर करना चालू कर दें। क्वेश्चन बाद में नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं बार बार आपको दिखा ही रहा हूँ, या बीच बीच में जब भी टाइम मिले तो क्वेश्चन नोट कर लेना। कंप्लीट 1 पेज क्वेश्चन के लिए छोड़ दो और आगे से सॉल्यूशन करना चालू करो। जनरल एंट्री जो अभी क्लास में एंट्री लिए, जनरल एंट्री में भी बेटा हमने 1 2 3 4 जनरल एंट्री बना ली हैं। 4 जनरल एंट्री की जगह छोड़ करके 5वीं जनरल एंट्री से बनाना चालू करो। गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश 70,000। अगेन बेटा सेम है, अभी किससे खरीदा था? रमेश से, अब वही दिनेश से खरीदा। अब खरीदा तो खर्चा तो है ना 70,000 का, अब एक्सपेंस है तो डेबिट तो होगा, तो परचेज तो फिर भी डेबिट होगा, लेकिन इस बार रमन को क्रेडिट करने के बजाय किसको कर देंगे? दिनेश को कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 70,000। बीइंग गुड्स परचेज हो गया नोट। ये भी खर्चा था, खर्चे को डेबिट कर दिया। पेमेंट हमने किया नहीं, अगर पेमेंट करते तो कैश कम हो जाता, कैश को क्रेडिट कर देते। हमने पेमेंट नहीं किया तो दिनेश हमारी लाइबिलिटी बन गया, लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। जब एक लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, जब एक असेट्स
इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और जब एक एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो भी डेबिट होता है। बार बार हम ऐसे थॉट्स माइंड में घुमाते रहें, जब भी एंट्री बनाएं तो एक आदत बन जाएगी। फिर आपने श्याम को सेल किया 1,60,000 का। बेटा 1,60,000 रुपया का श्याम को जो सेल किया, क्या वो इनकम है? और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन श्याम ने पैसे नहीं दिए, अगर वो पैसे दे देता तो वो कैश बढ़ जाता और कैश को डेबिट कर देते। अब श्याम ने पैसे नहीं दिए तो वो हमारा डेटर बन गया, और डेटर होती है हमारी असेट्स, और जब हमारी असेट्स बढ़ेगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो डेटर डेबिट कर दो या श्याम डेबिट कर दो, बात बराबर है। लेकिन अभी डेटर डेबिट करेंगे कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, श्याम को ही डेबिट करेंगे। श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का करेंगे बेटा? 1,60,000 से इस एंट्री को हम बना रहे हैं। 1,60,000 से असेट्स बढ़ गया श्याम के नाम से, और 1,60,000 से इनकम बढ़ गई, इनकम को क्रेडिट कर दिया, असेट्स को डेबिट कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, किसी भी एंट्री में कोई डाउट? बड़ी सिंपल सी एंट्री बनाते जा रहे हैं हम। सिर्फ 4 आइटम, जब भी एंट्री बनाओ 4 आइटम्स को माइंड में रखना, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। दूसरा, लाइबिलिटी और इनकम एक बात मान लो, एक्सपेंस और असेट्स को एक साइड में रख लो। एक्सपेंस और असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट कर दो, घटते हैं तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी और इनकम के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, जब ये इंक्रीज हो तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज हो तो डेबिट कर दो। आगे हम बात करेंगे बेटा सैलरी, सॉरी, गीता को हमने सेल किया है, और वो भी कितने का, 1,40,000। गीता को सेल किया है तो भी हमारी इनकम है, हाँ या ना? और इनकम को क्रेडिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, गीता को हम क्या कर देंगे यहाँ पर, एज अ डेटर डेबिट कर देंगे, क्योंकि गीता एक हमारी असेट्स बन जाएगा। गीता डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड सोल्ड टू गीता। कितने का बेचा बेटा ये? 1,40,000। 1,40,000 का हमने इस सामान को सेल कर दिया गीता को। क्लियर? करते जा रहे हो ना बेटा पीछे? अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है गीता के बाद? बेजिस पेड, कितना, 10,000। एंट्री क्या बनेगी इसकी? बेजिस खर्चा है या इनकम है? एक्सपेंसेस है ना, और एक्सपेंसेस को जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बेजिस को करेंगे डेबिट। एंट्री बनाओ, बेजिस डेबिट। बेजिस को पे करने में कुछ असेट्स कम हो रहे हैं क्या आपके? कौन सी वाली असेट्स कम हो रहा है? कैश। तो जब असेट्स कम होता है तो क्रेडिट, और बढ़ता है तो डेबिट। तो टू कैश अकाउंट कितना? बीइंग वेजेस पेड। अगली एंट्री नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड, वेजेस पेबल भी होगा आई थिंक। ठीक है, पन्ने कम पलटो, ध्यान दो क्वेश्चन पर। वेजेस पेबल, वेजेस पेबल हमारा कितने का है? कितने का? वेजेस पेबल होता क्या है बेटा? पे नहीं किया, लेकिन खर्चा तो हो गया ना, एक्सपेंस तो हो गया, तो वेजेस तो डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस हो गया, लेकिन इस बार हमने कैश में उसे पे नहीं किया है। एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000, राइट।
बेजिस अकाउंट डेबिट। अब मैं पिछली बार तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया था क्योंकि कैश कम हो गया था। आपको लगता है इस बार कैश कम हुआ है? तो कैश को तो क्रेडिट कर नहीं सकते। अब बताओ क्या क्रेडिट करें? बोला सर जिसको बेजिस देनी है उस पर्सन का नाम लिखो। क्यों? क्योंकि अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, सामने वाला गिवर है, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। उसने हमको अपना इंटेलेक्चुअल दिया लेकिन हमने बदले में उसे कुछ नहीं दिया। अकाउंटिंग रूल क्या कहते हैं? गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। उसका नाम लिख सकते हैं हम यहां पर, बट अगर उसका नाम लिख दिया तो समस्या ये आएगी कि उसका पर्सन का बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट और वो हमारी क्रेडिटर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसलिए उसका नाम ना लिख करके उसकी जगह कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम रख लेते हैं। भाई हो सकता है ये बेजिस मोहन को देनी हो, सोहन को देनी हो, दिनेश को देनी हो, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ना। तो बोला मोहन सोहन दिनेश का नाम मत लिखो क्योंकि है तो वो क्रेडिटर हमारा, लेकिन उसका नाम ना लिख करके क्या कर दें। और जो क्रेडिटर होता है वो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन उस पर्सन का नाम ना लिख करके कोई ऐसा नाम रखते हैं जिससे समझ में आ जाए ये बेजिस का पैसा पेंडिंग है। तो क्या नाम रख लें इसकी जगह? आउटस्टैंडिंग बेजिस। एंट्री तो बनानी थी बेजिस डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब बेजिस डेबिट टू, अगर वो राम है तो राम, मोहन है तो मोहन, सीता है तो सीता। लेकिन हमने वो नाम ना लिख करके उसकी जगह पर क्या लिख दिया? आउटस्टैंडिंग बेजिस। एंट्री समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं होगे? बेजिस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बेजिस। अगर ये 5,000 की बेजिस भी पे कर देते तो फिर ये बेजिस डेबिट टू कैश एंट्री बन जाती। आउटस्टैंडिंग बेजिस हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? पीछे समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी अनुराग, आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेजिस की बात कर रहे थे, तो बीइंग बेजिस पेबल, अगली एंट्री बेजिस के बाद हमने सैलरी पेड की बात करी है 90,000। सैलरी क्या एक एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं या क्रेडिट? डेबिट। बहुत बढ़िया, सैलरी को कर दो डेबिट। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट। चलिए बच्चों, अब क्या सैलरी को पे करते टाइम पर आपका कोई असेट्स कम हो गया क्या? कौन सा वाला? कैश। कितना? तो वो कैश क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट 90,000 से, और 90,000 से ही आपका बेजिस आ जाएगा। बीइंग सैलरी पेड। आगे बढ़े बेटा। चलिए, सैलरी के बाद अगला कौन सा एक्सपेंस है? सैलरी के बाद अगले एक्सपेंस की बात करेंगे। रेंट पे किया है 50,000। क्या रेंट भी एक्सपेंस है? और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000। और रेंट पे करते टाइम पर क्या आपका कैश कम हो रहा है? बच्चे कह रहे हैं रेंट पे करते टाइम पर कैश कम हो रहा है, और वो भी कितने रुपए का? 50,000 का। तो कैश को क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। कितना? 50,000। राइट। एंट्री बनेगी बीइंग रेंट पेड। बीइंग रेंट पेड। एंट्री क्या बनेगी? बीइंग रेंट पेड। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या है? फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश रुपीज 1,50,000। फर्नीचर को परचेस करना क्या एक एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा? हाँ बेटा, फर्नीचर को परचेस करना क्या एक एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा?
पक्का? गलत जवाब। बेटा असेट्स परचेज कर रहे हैं, उसे एक्सपेंस कैसे बोल सकते हैं हम? फर्नीचर एक असेट्स है, उसे एक्सपेंस नहीं बोल सकते। इसीलिए सावधान रहें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बातचीत में अगर व्यस्त रहोगे तो कंसेप्ट उड़ जाएगा। मतलब बच्चा जब ज़्यादा सिर हिलाई ना, समझ में आ रहा है तब भी दिक्कत है। ऐसा लगता है कि ये कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा समझने का, और वहीं क्रॉस क्वेश्चन करने पर साइड इफेक्ट देखने को मिल गया। ठीक, चलिए, तो हम बात कर रहे थे बच्चों, फर्नीचर खरीदने पर एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा, असेट्स बढ़ रहा है। तो असेट्स जब बढ़ती है उसे क्या कर देते हैं? डेबिट। लेकिन इसे परचेज के नाम से डेबिट मत कर देना, क्योंकि गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज के नाम से डेबिट करते हैं। गुड्स के अलावा जो कुछ भी असेट्स परचेज करेंगे उस असेट्स के नाम से डेबिट करेंगे। तो यहां एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट। फर्नीचर डेबिट कितने रुपए का? 1,50,000 रुपए। अच्छा, कैश जा रहा है क्या आपके पास से? मतलब उधार खरीदा है तो कैश तो नहीं गया, कैश नहीं गया तो उसे क्रेडिट नहीं करेंगे। अब यहां पर जिससे फर्नीचर खरीदा उसका नाम लिख देना चाहिए, टेक्निकली उस पार्टी को क्रेडिट दे देना चाहिए। लेकिन समस्या क्या आएगी, ये हमारा, अगर हमने इस पार्टी का नाम लिखा तो ये गुड्स के लिए क्रेडिटर मान लिया जाएगा। अगर हमने इस पार्टी का नाम लिखा तो क्या बोला जाएगा? गुड्स के लिए क्रेडिटर इसे एज्यूम कर लिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। ये गुड्स के लिए क्रेडिटर नहीं है, ये तो फर्नीचर के लिए क्रेडिटर है। नॉर्मल क्रेडिटर की लिस्ट में से शामिल नहीं कर सकते, तो इसका कुछ स्पेशल नाम रखते हैं। स्पेशल नाम क्या रखें हम? ऐसे लोगों को बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं बच्चों? वेंडर। पहचान हो जाती है कि भाई इससे एसेट्स खरीदा होगा, तो एक रिप्रेजेंटेटिव नाम हो गया वेंडर। लेकिन ये वो पर्सन है जिससे हमने एसेट्स खरीदा लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,50,000। एंट्री बनेगी बीइंग महेश। लिखते ही वो नॉर्मल क्रेडिटर की लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा महेश का, जिससे सामान परचेस किया उसका भी क्रेडिट बैलेंस, उसका भी नाम लिखा है हमने, और जिससे फर्नीचर परचेस किया उसका भी क्रेडिट बैलेंस। तो वो फर्नीचर के क्रेडिटर और गुड्स के क्रेडिटर किसी एक लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए स्पेशल। ऐसे तो हमने आउटस्टैंडिंग बेजिस दिया, उस टाइम पर भी आपको यही क्वेश्चन करना चाहिए, सॉरी आउटस्टैंडिंग बेजिस था, उस दौरान भी यही क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर नाम लिख दो इसका। वहां क्या बोल रहे थे हम? क्योंकि ये नॉर्मल क्रेडिटर नहीं है इसीलिए इसका नाम ना लिख करके कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम लिख रहे हैं, राइट। तो यहां पर नाम ना लिख करके हम क्या लिख रहे हैं इसकी जगह पर? टू वेंडर बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े? और किसी को डाउट तो नहीं इस एंट्री में? ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम फर्नीचर के बाद। कमीशन पेड 1,16,000। कमीशन पेड 16,000। बेटा कमीशन एक्सपेंसेस है या इनकम है? बोला मिले तो इनकम, पे हो तो एक्सपेंस। लेकिन हमने अभी पे किया है तो हमारा एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिया जाता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कमीशन डेबिट। जब कमीशन पे करेंगे तो बच्चों कैश आएगा या जाएगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू, कितने का कमीशन पे कर रहे हैं? 16,000। बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन पेड। क्लियर? अगली एंट्री की तरफ चलें बेटा। नेक्स्ट एंट्री, बेटा कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लो, पीछे सेकंड लास्ट रो, कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लो, राइट। ओपनिंग बैट्समैन को अपनी ओपनिंग खराब नहीं करनी चाहिए।
फर्स्ट डे ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट? फोकस इधर करो बेटा। CS एग्जीक्यूटिव पास करना नहीं करना, और पास करने का मूल मंत्र यही है कि फोकस जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश 1,50,000 हो चुका, कमीशन पेड, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट एंड ₹40,000। चलिए एक एंट्री आसान सी आपके लिए छोड़ता हूं, इसे आप बनाओ। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट एंड ₹40,000। बनाओ बेटा बनाओ, जल्दी से बनाओ। सारे बच्चे अपनी नोटबुक पे बना लो इस एंट्री को, मैं चेक करूंगा आकर के आपकी नोटबुक पर। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट एंड, ओके। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट एंड 40,000। बेटा जब ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक एक असेट्स होती है और परचेज एक एक्सपेंस होता है। परचेज वो सामान होता है जो हमने खरीदा बेचने के लिए, और बेच दिया तो वो परचेज ही रहता है, और बच गया तो उस परचेज का धर्म परिवर्तन हो जाता है। कोई भी ऐसा आइटम जो अगले साल जाके यूज होगा वो असेट्स होता है, इसी साल यूज हो जाएगा तो वो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। जब हमने सामान खरीदा तो हमने भगवान से यही प्रार्थना की होगी कि आज खरीदा कल ही बिक जाए। तो जब खरीदते हैं ना गुड्स को तो उसे बोला जाता है परचेस। लेकिन अगर वो ईयर एंड तक सेल ना हो पाए तो जितना बचा हुआ परचेज होता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलना चालू कर देते हैं, हाँ या ना? और वो क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट्स बन जाता है। तो जब एक खर्चा आपकी असेट्स बन जाए तो खर्चा हो गया कम और असेट्स बढ़ गई। असेट्स बढ़ेगी तो उसे डेबिट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करोगे, और खर्चा अगर कम होगा तो उसे क्रेडिट करोगे। एज यूजुअल जब नया परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन ईयर एंड पर अगर परचेज हमारा सेल नहीं हुआ, आइटम उसमें से बच गया, तो उसे क्रेडिट कर देंगे डेबिट के बजाय। उस खर्चे को हम क्या कर देंगे, कम। और मैंने बोला भी था खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर हो क्या रहा है, परचेज आपका डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर ईयर में यूटिलाइज नहीं हो पाया, और नाउ परचेज इज कन्वर्टेड इनटू द क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? तो स्टॉक को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एंड परचेज इज टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि वो परचेज डिक्रीज हुआ है, राइट? एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। आपको याद आ रहा होगा कितने का था, 40,000 का ना। कभी कभी ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, और मोस्ट ऑफ द, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब फाइनल अकाउंट बनाते थे, उसका रीजन था कि जो भी अकाउंटेंट क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं बनाता उसको ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है, और जो अकाउंटेंट क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बना देता है उसका क्लोजिंग स्टॉक इटसेल्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है, और फिर बाद में उसे एडजस्टमेंट उसका नहीं करना पड़ता, वो सीधा बैलेंस शीट में जाता है। मैं दोनों ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा, फील कराऊंगा कि अगर ये एंट्री हम नहीं बनाते तो हमारे ट्रायल पर क्या इंपैक्ट पड़ता और हमारे फाइनल अकाउंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता। वो जो फाइनल अकाउंट हम बना लेंगे उस टाइम पर इसको, एंट्री को डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज अकाउंट कितने का, 40,000। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक valued at 40,000।
जल्दी से बताओ बेटा, सारी एंट्री बन चुकी हैं आपकी? अब इनसे लेजर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस चलाओगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे, बता सकते हो? नॉर्मली अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, खुद का बिजनेस चलाना है, सामान खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे? कुछ माइंड में चल रहा है आपके? बच्चे बोल रहे हैं सर जरूरत ही क्या है वैल्यूएशन करने की, एग्जाम में थोड़ी ना आना है वैल्यूएशन करना। हाँ जी, ऐसे सोच रहे हैं कि सर क्या जरूरत है वैल्यूएशन करने की, एग्जाम में थोड़ी ना आ जाएगा। कौन सा हमसे वैल्यूएशन कराया जा रहा है? तो जो बेकार की बातों को इसलिए ना हम सुनते हैं ना अपने ब्रेन में घुमाते हैं इधर उधर। क्लोजिंग, अरे बिजनेस अगर चलाओगे अपना तो क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे जो बचेगा उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? कितने का स्टॉक बचा? मान के चलो दुकान चला रहे हो, सामान खरीदते हो बेचते हो, तो कोई तरीका बताओ ना मुझे, आपके ब्रेन में जो चल रहा हो। कैसे निकालोगे बेटा? 31 मार्च वाले दिन बैठ करके आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करना है ईयर एंड पर, कैसे करोगे बताओ? अरे वो तो बेटा जो क्लोजिंग कैलकुलेट कर लिया उसको ही तो अगले साल ओपनिंग बोलोगे। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट कैसे करोगे क्लोजिंग स्टॉक को? दुकान चला रहे हो आप, खरीदते भी आप हो बेचते भी आप हो, तरीका बताओ। परचेज में से क्या माइनस करोगे? अब देखो सुनो, मैं आपकी जैसे जैसे आप बोलते जाओगे ना, मैं आपकी बातों को क्रॉस करता चला जाऊंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये देखो मेरे यूनिट्स परचेज करता हूं, एक यूनिट 1000 रुपए की परचेज करता हूं, ठीक है? तो ये 4 यूनिट कितने की परचेज करूंगा? 4000 की। अब ये 4000 की मैंने परचेज करी, इसमें से 2 यूनिट मैंने 8000 की बेच दी। 1000 रुपए का आइटम खरीद के मैं उसे 4000 का बेच सकता हूं क्या? 1000 रुपए का आइटम खरीद करके उसे आप 50,000 में बेच सकते हो, डिपेंड करता है आइटम क्या है, वो कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। मैंने 1000 रुपए का खरीद के एक आइटम को कितने का बेचा? 4000 का, और 2 यूनिट कितने बेच दी? 8000 में। अब करो बेटा, परचेज कितने का था? 4000, सेल कितने का? 8000। 8 में से 4 माइनस करो, 4 में से 8 माइनस करो, माइनस में आ गया आपका आंसर। इसका मतलब जो आपने बोला परचेज माइनस सेल, वो तो पॉसिबल नहीं है। और कोई ऑप्शन बताओ। मैंने इनका जवाब दे दिया, बाकी सारे बच्चे क्यों खामोश हो गए? आप अपना आंसर तो दे सकते हो ना, कि और कोई तरीका बताओ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड करने का। इन्होंने बोला, इन्होंने गलत बोल दिया, परचेज माइनस सेल। सेल माइनस परचेज बोलते तो एक बार को जस्टिफाइड भी था, हाँ या ना? लेकिन सेल माइनस परचेज करने पर भी गड़बड़ हो जाती है। कैसे? कि 2 यूनिट में कितने में सेल कर रहा हूं? क्लियर? परचेज कितने का किया था? 4000 के 4 यूनिट। 8000 में से 4000 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचा? 4000। क्या क्लोजिंग स्टॉक गलत वैल्यूड हुआ है? 4000 का तो मैंने सारा ही खरीदा था, 2 उसमें से बेच दिए, फिर भी आप कह रहे हो 4000 का बचा, तो इसका मतलब वैल्यूएशन का तरीका क्या है? गलत है। तो सेल माइनस परचेज भी नहीं चलेगा। परचेज माइनस सेल तो कंसेप्चुअली गलत था, लेकिन सेल माइनस परचेज भी नहीं चलेगा। यस या नो? तरीका क्या हो सकता है? तरीका बड़ा सिंपल सा होता है कि जो यूनिट 8000 की बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी? बताओ आप, कितनी थी कॉस्ट? 2000। हमने खरीदा कितने का? 2000 की खरीद वैल्यू के आइटम बेचे जा चुके हैं, तो बचे कितने के? 2000 के, हाँ या ना? अगर दुकान चलाओगे ऐसे ही तो करोगे भाई, कि अगर हमने 4000 का सामान खरीदा, 4000 के सामान में से 2000 का सामान हमने कितने में बेच दिया? 8000। 2000 का सामान कितने में बेचा उससे फर्क नहीं पड़ता, 2000 का सामान हमारे पास बचा हुआ है, उस रेट के हिसाब से हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। मेथड सही लग रहा है वैल्यूएशन करने का? बताओ, मेथड में कोई आपत्ति तो नहीं किसी को? लेकिन ये मेथड भी फेल हो जाता है बेटा। पीछे वाले बच्चे, मैं जो अभी वैल्यूएशन का मेथड बताया, क्या उसे एक्सप्लेन कर सकता है आप में से कोई बच्चा? क्योंकि जो मेथड मैंने बताया उस मेथड को भी मैंने बाद में कह दिया फेल हो सकता है।
तो जो समझाया उसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है पीछे से? ये पेन ला के दूं क्या वापस से, अगर इनसे समझाना चाहते हो तो? या ओरली अगर बता सकते हो एज्यूम करके, तो क्या आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है मैंने क्या मेथड बताया? नहीं कर सकते तो बेटा प्लीज फोकस करो। जब तक फोकस नहीं करोगे बेकार है। देखो 3 घंटे भी क्लास में बैठे और लास्ट में खाली झोली लेके गए तो कोई फायदा थोड़ी है। इस एग्जाम्पल के बेस पर मैं अगला एग्जाम्पल देने वाला था, पिछला वाला समझ में नहीं आया तो अगला वाला तो वैसे भी उड़ जाना है। ठीक, दोबारा ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक आपको वैल्यूएशन का तरीका बताया जो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि भाई 4 यूनिट 4,000 की खरीद के लेके आए, इनमें से 2 बेच दी, चाहे हमने 1 लाख की बेच दी, 2, इससे क्या फर्क पड़ता है? सेल वैल्यू पे थोड़ी ना जाना। 2 बेच दी मतलब 50% बेच दिया, 4,000 का 50% चला गया तो बचा कितना? 50%, तो 2,000 का बच गया हमारे पास। सिंपल तरीका है, लेकिन ये तरीका फेल कैसे हो जाता है? मान के चलो ये यूनिट ना खाने पीने के आइटम है, ये कुछ खाने पीने के आइटम को कौन कौन खाता है? चूहे भी खा जाते हैं, इंसान भी खा जाते हैं। 4 यूनिट खरीद के लाए हम 4,000 की, 2 यूनिट सेल कर दी हमने 8,000 की, तो टेक्निकली मैथमेटिकली 2 यूनिट बची हमारी कितने की? 2,000 की। लेकिन 2 यूनिट में से भी 1 यूनिट को चूहे कंज्यूम कर गए, आपके यहां स्टॉक में है ही नहीं। और ऐसा नॉर्मली होता है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास 2,000 का स्टॉक बचा, जबकि आपके पास 2,000 का स्टॉक नहीं है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा सही? क्योंकि किताबों के हिसाब से अगर ऑफिस में बैठ के पेन चला दोगे तो 2,000 का वैल्यूड कर दोगे, तो गोदाम में तो जाके देखा ही नहीं आपने कि कितने का स्टॉक पड़ा है। तो जब भी स्टॉक वैल्यूड कराया जाता है तो एक वैल्यूअर बुलाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आप में से कोई प्रोफेशनल बुला लिया जाता है, सीएस को बुला लो, सीए को बुला लो, सीएमए को बुला लो, जिसको भी स्टॉक वैल्यूड करना आता है उसे बुला लिया जाता है। उसे बोला जाता है कि आप हमारा स्टॉक का ऑडिट कर दो, स्टॉक वैल्यूएशन कर दो। अब वो क्या करता है? आपकी फैक्ट्री में जाता है, सारे स्टॉक को काउंट करता है, वो किस रेट पे खरीदा गया उस रेट से मल्टीप्लाई करता है। अगर मान के चलो उसे चूहे खा के भी चले गए होंगे, नुकसान हो गया होगा, टूट फूट गया होगा, तो वो काउंटिंग में आएगा ही नहीं। अब मैं अंदर ऑफिस में बैठ करके तो हिसाब लगा रहा हूं कि हमारे गोडाउन में 2 यूनिट पड़ी हैं, जबकि गोडाउन में पहुंचे तो वहां पर 1 यूनिट है ही नहीं, सिर्फ कितना मिला? 1 ही यूनिट। तो अगर स्टॉक वैल्यूड होगा तो 1 यूनिट का प्राइस कितना था? 1,000 रुपए है। 1 यूनिट में 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक कितने का आएगा? 1,000। मतलब स्टॉक गलत वैल्यूड नहीं होगा, स्टॉक आपका जितना है उतना ही वैल्यूड होगा, राइट? इसका मतलब यह है कि 2 यूनिट बेचने के लिए 3 यूनिट चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट तो बेचते बेचते क्या हो जाती है? खराब हो ही जाती है। तो जो हमने अभी 8,000 का सेल किया उसके लिए कितनी यूनिट चाहिए? 3 यूनिट चाहिए। तो वो तो आपका नॉर्मल लॉस है। जब स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे तो तरीका, बेस्ट तरीका स्टॉक वैल्यूएशन का ये होता है, मोस्ट ऑफ द आइटम के केस में। कुछ एक आइटम ऐसे होते हैं जिनमें लॉस नहीं होता, वहां तो आप किताबों में भी बैठ करके वैल्यूएशन कर लो तो सही हो जाता है। लेकिन बेस्ट मेथड ये होता है कि फैक्ट्री में जाओ, स्टॉक को काउंट करो, उसके रेट से मल्टीप्लाई करो, किस रेट पे खरीदा, और दैट वाज द आपका एक्चुअल वैल्यूएशन, राइट? तो जब जब हम बात करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन की, 40,000 रुपये हमने कुछ ऐसे ही वैल्यूड करके निकाला है कि जितना हमारा फैक्ट्री में स्टॉक बचा हुआ है उस स्टॉक को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, और परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये थी बेटा हमारी एंट्री जो हम अब बना रहे थे स्टॉक को लेकर के। यहां तक आई थिंक किसी को समस्या नहीं होगी। जब जब हमने जो अमाउंट स्टॉक में डालना है उतना अमाउंट हम परचेज में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हम अगला हमारा अप्रोच होता है जनरल एंट्री बनाने के बाद लेजर अकाउंट बनाने का। लेजर अकाउंट एक एक करके बनाओ फटाफट से। लेजर अकाउंट कैसे बनेंगे? तरीका होता है कि भाई जनरल में जो जो नए नए अकाउंट आते जा रहे हैं उनके नाम से फॉर्मेट बनाते चले जाओ और फिर पोस्टिंग कर दो। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा आ रहा है? कैश अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट को अभी हमें क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं है। उसका रीजन बताऊंगा, पहले मैं आपको एक बार लेजर में पोस्टिंग करा दूं, फिर उसके बाद इसका ट्रायल बनवा दूं, और फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे। और देन आफ्टर जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, बेसिक रूट जहां पर एकदम सारी चीजें सही रहती हैं। ट्रेडिंग को क्रेडिट करने की इस जगह जरूरत नहीं होगी, ठीक है? कहां ट्रेडिंग क्रेडिट करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी इससे आगे पहले लेजर बनाओ, फिर फाइनल अकाउंट बनाओ। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद फिर हम बिना एंट्री बनाए ट्राई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को
एडजस्ट करने का। ठीक है, लेजर अकाउंट में सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे बेटा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश के बाद दूसरा अकाउंट कौन सा है? कौन सा बेटा? कैपिटल अकाउंट। तीसरा अकाउंट परचेज। परचेज के बाद फिर कैश है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। परचेज के बाद फिर अगली एंट्री परचेज की है आई थिंक। नेक्स्ट एंट्री सेल की है। सेल के बाद अगेन परचेज देन रमन। सेल के बाद अगेन परचेज देन अकाउंट किसका आ रहा है? रमन। तो रमन के नाम से एक फॉर्मेट बना लो, जो नाम नया नाम आता चला जाए उसी के नाम से फॉर्मेट बनाते चले जाओ। रमन के बाद हम बात करेंगे बच्चों अगेन परचेज। ऑलरेडी खींच रखा है हमने अकाउंट परचेज का। फिर हम बात करेंगे दिनेश, नया नाम है, दिनेश के नाम से एक अकाउंट ओपन कर लो। दिनेश के बाद श्याम, और सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है हमने। श्याम के बाद गीता, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। अगला अकाउंट किसका बना लें बच्चों? गीता। गीता के बाद एक अकाउंट है बेटा सेल्स, अगेन रिपीट हो रहा है। फिर बेजिस अकाउंट है, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। फिर बेजिस है, फिर आउटस्टैंडिंग बेजिस। तो बेजिस और आउटस्टैंडिंग बेजिस दो अकाउंट बना लो। बेजिस और आउटस्टैंडिंग बेजिस, फिर सैलरी अकाउंट, देन रेंट अकाउंट, अगला है बच्चों रेंट अकाउंट। सैलरी और रेंट के बाद फर्नीचर, क्योंकि सैलरी और रेंट के साथ दूसरा पोर्शन कैश का जो ऑलरेडी बना हुआ है। फर्नीचर और वेंडर दो नए नाम है। अगला है बेटा वेंडर। अगला अकाउंट है वेंडर।
नेक्स्ट कमीशन, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट कमीशन अकाउंट, सॉरी कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन के बाद क्लोजिंग स्टॉक और परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट्स हमने खींच लिए हैं, पोस्टिंग करते चले जाने हैं। यहां तक के फॉर्मेट बना लिए सबने। चलो फटाफट से पोस्टिंग करना चालू करो। किसी का अगर कोई रहता हो अकाउंट सेपरेट तो उसे अभी फटाफट से फॉर्मेट बना लो, फिर पोस्टिंग करना चालू करो इसमें। पाँच मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, पहले अपनी पोस्टिंग करना चालू कर दो, फिर मैं करना स्टार्ट करूंगा। जो ना हो पाए तो मेरे से मैच कर लेना, मिलान कर लेना।
हो गया जी, सारा सॉल्व हो गया। बेटा देखो, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करने का बेसिक रूल क्या होता है, जनरल एंट्री खुद आपको कन्वे कर देती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट में जाके उसे डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट में जाके उसे क्रेडिट करना है। कैश डेबिट लिखा है तो इसे कैश अकाउंट को जाके डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को जाके क्रेडिट करना है। अब कैश अकाउंट का जो फॉर्मेट बना रखा है उसमें जाके डेबिट करो। डेबिट साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, राइट। और कैपिटल को क्रेडिट करना है तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकते, तो उसके अपोजिट ट्रांजेक्शन का किसका नाम लिखेंगे, कैश का। तो कैश अकाउंट में जाकर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा, 10 लाख रुपए से। और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना, 10 लाख। पोस्टिंग कर रहे थे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की। तो हमने बोला कैश को डेबिट करो, कैपिटल को क्रेडिट करो। हमने क्या बोला, कैश को डेबिट करो एंड कैपिटल को क्रेडिट करो। तो देखो अकाउंट, देखो लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में वैल्यू लिख गई, और कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में वैल्यू मेंशन कर दी। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नाम नहीं लिखेंगे, ये बताना पड़ेगा किससे रिलेटेड है। तो ये कैश से रिलेटेड है, और कैश में बताना पड़ेगा ये किससे रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, राइट। ऐसा कर सकते हो हर एक एंट्री के रेफरेंस में। या फिर एक दूसरा तरीका, गाना गाते हुए भी पोस्टिंग कर सकते हो। वो ऐसे कर सकते हो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, लिख दो टू कैपिटल, कैपिटल उल्टा पढ़ लो फिर उसे एक बार, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, लिख दो बाय कैश। तो एक बार एंट्री को सीधा पढ़ लो, एक बार एंट्री को उल्टा पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, दोनों बार पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे मर्जी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो कैसे पोस्टिंग करोगे बेटा, गाना गाते हुए या लॉजिकली? हाँ जी, कैसे पोस्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, अब गाना गाते हुए करोगे, लॉजिकली करोगे? लॉजिकली कर लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर परचेज अकाउंट के डेबिट, परचेज को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। अब परचेज को डेबिट और कैश को क्रेडिट करना है तो कैश के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय परचेज, कितने का, और परचेज के डेबिट में जाके लिखेंगे बाय कैश। लेकिन ये है कितने का, परचेज हमारा 3 लाख रुपए का है। परचेज के डेबिट में जाके लिखेंगे टू कैश। अगली एंट्री, तीसरी एंट्री है कैश टू सेल्स अकाउंट। तो कैश के डेबिट में जाकर के लिख देंगे टू सेल्स। बेटा आपस में बातें मत करो, या तो मेरे साथ करो नहीं तो अपना वर्क करो। कैश के डेबिट में जाके टू सेल्स, और सेल कितने का किया है हमने, 12 लाख रुपए का। और सेल्स के क्रेडिट में जाकर के लिख देंगे बाय कैश, वो भी कितना, 12 लाख। क्लियर। अगली एंट्री को पोस्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री परचेज टू रमन। परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके टू रमन, रमन से परचेज किया कितने का, 50,000 का। और रमन के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय परचेज, 50,000 का।
आगे बढ़े बेटा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा परचेज किया है दिनेश से, तो परचेज के डेबिट में जाके 70,000 और दिनेश के क्रेडिट में जाकर के 70,000। परचेज के डेबिट में जाकर के टू दिनेश कितना है 70,000 और दिनेश के क्रेडिट में जाकर के बाय परचेज 70,000 बाय परचेज 70,000। बनाते जा रहे हो ना बेटा। इसके बाद श्याम के डेबिट में जाकर के हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और सेल्स की क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय श्याम। लेकिन कितने का सेल किया है ये श्याम को 1,60,000। श्याम के डेबिट में जाके टू सेल्स 1,60,000। श्याम के डेबिट में जाके टू सेल्स लिखा 1,60,000, सेल्स की क्रेडिट में जाके बाय श्याम 1,60,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री को पोस्ट करेंगे गीता के डेबिट में जाके लिखेंगे सेल्स अकाउंट कितने से 1,40,000 और सेल्स की क्रेडिट में जाके बाय गीता 1,40,000 और गीता के डेबिट में जाके बाय सेल्स टू सेल्स 1,40,000। अगली एंट्री बेटा बेजिस को पोस्ट कर लें। बेजिस के डेबिट में जाके टू कैश, कैश के क्रेडिट में जाके बाय बेजिस। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख रहे हैं बाय बेजिस। कितने का दिया बेजिस? बेजिस दिया हमने 10,000 का और बेजिस के डेबिट में जाकर के टू कैश 10,000। इसके बाद बच्चों अगली एंट्री है बेजिस के बाद आउटस्टैंडिंग बेजिस। तो अगेन यहाँ बेजिस के डेबिट में जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बेजिस और आउटस्टैंडिंग बेजिस की क्रेडिट में जाकर के बाय बेजिस। तो बाय बेजिस आउटस्टैंडिंग बेजिस की क्रेडिट में जाके, और वो भी कितने की है 5,000 की है। 50,000 से तो नहीं एंट्री बना दी हमने कहीं, सही लग रहा है बेटा। इसे करेक्ट कर लेना, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है एंट्री बनाते टाइम पे क्रेडिट साइड में। अगर ये एज इट इज कॉपी कर लिया है तो ये 5,000 का अमाउंट है, ट्रायल गड़बड़ हो जाएगा आपका। 50,000 तो नहीं कर रखा ना, क्योंकि नोट कराते टाइम पर ये 5,000 नोट कराया गया है। तो बेजिस आउटस्टैंडिंग बेजिस के क्रेडिट में जाके 5,000 और बेजिस के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग बेजिस कितना 5,000। इसके बाद अगली एंट्री की बात करें, सैलरी के डेबिट में जाकर के 90,000 टू कैश और कैश के क्रेडिट में जाकर के टू कैश 90,000 और कैश के क्रेडिट में जाकर के बाय सैलरी बाय सैलरी 90,000। इसके बाद रेंट पे किया है 50,000 का, तो रेंट के डेबिट में जाके 50,000 टू कैश करेंगे, टू कैश 50,000। रेंट अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट करेंगे 50,000 से, तो बाय रेंट
50,000। अगेन अगर रेंट के बाद बात करें, फर्नीचर वेंडर से खरीदा तो फर्नीचर के डेबिट में जाके 1,50,000 लिखेंगे, वेंडर के क्रेडिट में जाके 1,50,000। तो फर्नीचर के डेबिट में जाके टू वेंडर 1,50,000 और वेंडर के क्रेडिट में जाके बाय फर्नीचर 1,50,000। उसके बाद बच्चों हमने कमीशन पे किया है, कमीशन के डेबिट में जाके 16,000 और कैश के क्रेडिट में जाकर के 16,000। 16,000 का कमीशन पे किया ना लास्ट में, तो कमीशन के डेबिट में जाके लिखेंगे टू कैश 16,000 और कैश के क्रेडिट में जाकर के लिखेंगे बाय कमीशन 16,000। लास्ट एंट्री है बेटा क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट में जाके लिखेंगे टू परचेज और परचेज के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट में जाकर के लिखेंगे टू परचेज, कितने का था, 40,000 का ना ये, और परचेज के क्रेडिट में जाके लिखेंगे, परचेज के क्रेडिट में जाकर के बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। राइट, सारी एंट्रीज को हमने क्या कर दिया है बच्चों, पोस्ट कर दिया है। अब देखो मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं इसकी, बैलेंसिंग करते टाइम पर एक आध मिनट का आपको टाइम देके चलूंगा। अगर आपको कोई आइटम ना नोट हुआ हो तो आप उसे नोट कर लेना। पहला अकाउंट है बेटा कैश अकाउंट। कैश की बैलेंसिंग कर लेते हैं, डेबिट साइड ज़्यादा या क्रेडिट साइड ज़्यादा। बेटा डेबिट साइड का टोटल लगाएं तो 22 लाख आ रहा है, 12 और 10 22 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो 22 लाख रुपए टोटल में आप मेंशन कर लो नीचे। 22 लाख में से घटा दो 3 और 1 4, 4 50, 4 60, 4,66,000, 66 4 70 और 3 34,000 तो वो हो गए आपके, और 17,34,000। बाय बैलेंस सीडी आएगा या बीडी? बहुत बढ़िया जवाब। बीडी जब किसी अकाउंट के बैलेंस को अगले साल लेके जाते हैं ब्रॉड डाउन, तब इस्तेमाल करते हैं। चाहे डेबिट ज्यादा आए क्रेडिट में बैलेंस निकले, क्रेडिट ज्यादा आए डेबिट में बैलेंस निकले, हमेशा सीडी लिखना है, कैरिड डाउन। कैरिड डाउन, इधर से उधर धक्का मार के लेके जाओ तो कैरी, और उधर से इधर धक्का मार के लाओ तो कैरी, तो सीडी ही इस्तेमाल करना है। जब ऊपर से नीचे लेके जाओ तो ब्रॉड डाउन। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैश अकाउंट के ओपनिंग में आएगा तो लिखा जाएगा बीडी। राइट, कोई भी बैलेंस जब ओपनिंग में आता है पिछले साल का तो बीडी, और क्लोजिंग में डेबिट में निकले या क्रेडिट में निकले वो सीडी ही वर्ड इस्तेमाल होता है, कैरिड डाउन। राइट, तो बेटा ये बैलेंस 17,34,000 का आप मेंटेन कर लो। कैश अकाउंट कंप्लीट हुआ सभी का। कैपिटल में एक ही आइटम है, दूसरा कोई आइटम है नहीं, तो फिर क्या करोगे बेटा? अगर ये जो आपने एंट्री बना के अकाउंट बनाना सीख लिया और बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना सीख लिया नॉर्मली, तो समझो आप अकाउंटेंट हो गए। 50,000 रुपए की मिनिमम जॉब। मैं हंसी वाली मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं लालच से ऐसा नहीं दे रहा हूं कि नहीं सर ऐसे ही बोल रहे हैं हमारा मन रखने के लिए। इट्स एकदम कह सकते हैं कि 100% ट्रू। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आपको 40 से 50,000 रुपये आराम से मिलेंगे, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग आनी चाहिए, कोई डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इसे सीरियसली लो कि हम अकाउंटिंग शुरुआत से लेकर एंड तक सीख रहे हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके लॉजिक क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बच्चा डर जाता है अकाउंटिंग में करूंगा कैसे। मैंने आपको फ्रेश ट्रांजैक्शन नोट कराए, उससे एंट्री बनवाए, एंट्री से लेजर बना रहे हैं, लेजर के बैलेंस निकाल कर ट्रायल बना रहे हैं, ट्रायल निकाल करके हम बैलेंस शीट और पीएनएल बना रहे हैं। इस सब पर कमांड हो गई आपको कॉन्टिन्यूटी में, तो समझो कि आप अच्छी खासी जॉब पा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीएस छोड़ करके बस अकाउंटेंट की जॉब कर लो,
बट ये आपके तर्कस में एक तीर आ जाएगा जिसका फायदा उठा पाओगे उस समय पर, राइट। चलो बेटा, कैपिटल अकाउंट में तो दूसरा कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, एक ही साइड में क्रेडिट बैलेंस ही पड़ा हुआ है, वो भी कितने का, 10 लाख रुपए का। तो इसका डेबिट में बैलेंस वर्कआउट हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। बेटा बीडी मत बोलो, बीडी जाएगा नेक्स्ट ईयर। कितना, वो फैशन वाली बात नहीं होती कि ये म्यूजिक का ये वाला सुर है तो अगली बार सुर बदलेगा ही बदलेगा, इधर सीडी तो फिर बीडी आएगा, फिर बीडी तो सीडी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस जब ईयर एंड पे वर्कआउट करोगे तो बीडी लिखोगे ही नहीं, उन ईयर एंड के बैलेंसेस को जब नेक्स्ट ईयर लेके जाओगे तो बीडी लिखा जाएगा, राइट। आगे बढ़े, यहां तक सभी का हो गया। नेक्स्ट परचेज अकाउंट। बेटा बहुत सारे आइटम है लेकिन डेबिट साइड में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट में कम, है ना। तो टोटल लगा लो डेबिट वाला, 3,50,000 और 7, 4,20,000, 4,20,000। क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 40,000 माइनस कर दो, इसमें से बचेगा कितना, बाय बैलेंस सीडी 3,80,000। क्लियर। अगला, सेल्स में बड़े सारे बैलेंसेस दे रखे हैं, सारे बैलेंसेस का टोटल कर लो, लेकिन एक ही साइड में 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख और दोनों को मिला के 15 लाख। 15 लाख का बैलेंस, तो टू बैलेंस सीडी 15 लाख। रमन के अकाउंट का बैलेंस निकालो तो एक ही साइड में अमाउंट आ रहा है, वो भी 50,000 का। जब ऐसा हो तो फिर वही बैलेंस बन जाता है, टू बैलेंस सीडी, वो भी कितने का, 50,000 का। सेम हो रहा है दिनेश के साथ, दिनेश के अकाउंट का बैलेंस भी निकलेगा टू बैलेंस सीडी, वो भी कितना, 70,000। यही बच्चों चल रहा है श्याम के साथ, लेकिन ये निकलेगा क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी, वो भी कितना, 1,60,000। क्लियर। बैलेंस वर्कआउट हो गया, आगे बढ़े। श्याम के बैलेंस के बाद अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, गीता के बैलेंस की बात करते हैं। बाय बैलेंस सीडी कितना बेटा, 1,40,000। बेजिस की बात कर लें, बाय बैलेंस सीडी 10 और 5 15,000। आउटस्टैंडिंग का बैलेंस निकालें। अब बच्चे सोच रहे हैं सर आपने नीचे अमाउंट क्यों नहीं लिख रहे हो, 2 लाइन क्यों खींच रहे हो, एक एक आइटम है इसीलिए मैं खींच दे रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली जब अकाउंट बनाते तो प्रॉपर फॉर्मेट में नीचे कॉलम में टोटल अमाउंट दिखाया जाता है, ठीक है। अभी हम वर्कआउट कर पा रहे हैं कि भाई इधर 50,000 है तो 50,000 का बैलेंस निकलेगा, तो शॉर्टकट लगाने, काम थोड़ा स्पीड से हो जाए बस, और कुछ नहीं, समझ में आपको जल्दी आ जाए। टू बैलेंस सीडी, लेकिन ये एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट नहीं लगाने, एग्जाम में आप प्रॉपर अकाउंट ही बनाओगे, ठीक है। सैलरी बाय बैलेंस सीडी 90,000। रेंट बाय बैलेंस सीडी 50,000। रेंट के बाद फर्नीचर बाय बैलेंस सीडी 1,50,000। वेंडर टू बैलेंस सीडी 1,50,000। कमीशन बाय बैलेंस सीडी 16,000। क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी 40,000।
हो गया बेटा। थोड़ा लेंथी आपको इसलिए लग रहा हो ये क्वेश्चन क्योंकि ये सारा काम ना एक साल में होता है, 1 ईयर में, और हम एक क्लास में ही इसे कंप्लीट कर दे रहे हैं। ट्रांजेक्शन थोड़ा कम है तो, लेकिन थोड़ा लेंथी लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में तो खैर कभी नहीं आ सकता। अगर आए आ भी गया तो वो 4-5 एंट्री देगा सिर्फ, उनको ही जनरलाइज कर पाएगा जिससे आप उसे बिजनेस टाइम फ्रेम कर पाए। तो ये हमने सारे अकाउंट को वर्कआउट किया बेटा और उनके बैलेंसेस निकाल लिए। अब हमारी अकाउंटिंग ठीक है या गलत है वो जस्टिफाई हमारी तब हो पाएगी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएं। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी अकाउंटिंग ठीक है। चलो बेटा ट्रायल बैलेंस बना लो जल्दी से। चलो ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस डालो, क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस डालो। लेकिन डेबिट बैलेंस कौन सा होता है उसकी पहचान कैसे होगी, क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है उसकी पहचान कैसे होगी? देखो बेटा जब डेबिट साइड ज्यादा हो तो उसकी वजह से बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट में जरूर लिखा है ये बैलेंस, लेकिन ये किस वजह से आया? डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से, तो इसे क्या बोला जाएगा? डेबिट बैलेंस। जब बैलेंस लास्टली क्लोजिंग क्रेडिट में लिखा है तो वो डेबिट है, और डेबिट में लिखा है तो वो क्रेडिट है। देखो ये क्रेडिट साइड ज्यादा थी जिस वजह से बैलेंस किस साइड में निकला? डेबिट साइड में, तो ये कैसा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को पहचानो और क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में डालो ट्रायल में। बताओ ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 17,34,000 का डेबिट ना, 17,34,000 का कैश के नाम से लिखो ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में 17,34,000 डेबिट साइड में लिखो कैश के नाम से। टू कैश 17,34,000। अब अगली मुद्दे पे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैसा है? डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी इस वजह से बैलेंस डेबिट में आया। कितने का? 10 लाख का। तो इसके बैलेंस को लिखो बाय कैपिटल के नाम से। कितने का? 10 लाख का। इसके बाद बेटा कैपिटल के बाद परचेज का बैलेंस कैसा? डेबिट या क्रेडिट? कितना? 3,80,000, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है, डेबिट ज्यादा होने की वजह से क्रेडिट में लिखा है। क्लियर? 3,80,000 का डेबिट बैलेंस। तो परचेज को इधर लिखो, टू परचेज डेबिट साइड में 3,80,000। ठीक है। परचेज के बाद बेटा अगला बैलेंस कौन सा है? सेल्स। सेल्स का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से डेबिट में बैलेंस आया, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया 15 लाख का। बाय सेल 15 लाख। आगे बढ़े बेटा। सेल के बाद किसका बैलेंस है? रमन का। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से रमन का बैलेंस डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है 50,000 रुपए, तो क्रेडिट बैलेंस है बाय रमन। कितना है बेटा रमन का क्रेडिट बैलेंस? 50,000। सेम कहानी दिनेश के साथ में है, उसका बैलेंस 70,000, वो भी क्रेडिट है बाय दिनेश। 70,000 बाय दिनेश 70,000। इसके बाद श्याम, श्याम का बैलेंस डेबिट साइड में ज्यादा था इसीलिए क्रेडिट में बैलेंस निकला, तो श्याम का बैलेंस है डेबिट। कितने का? 1,60,000। श्याम टू श्याम
1,60,000। श्याम के बाद बेटा अगला बैलेंस गीता का। डेबिट साइड में वैल्यू लिखे होने की वजह से क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखा रहे हैं, तो ये बैलेंस है डेबिट, कितने का? 1,40,000। टू गीता, बैलेंस कितना हो गया? 1,40,000। हाँ या ना? गीता के बाद बेटा अगला पार्टी, अगला अकाउंट है बेजिस। बेजिस का बैलेंस किस साइड में लिखा हुआ? क्रेडिट साइड में, जो डेबिट ज्यादा होने की वजह से। तो बेजिस का बैलेंस 15,000। टू बेजिस। बेजिस के बाद बेटा आउटस्टैंडिंग बेजिस। आउटस्टैंडिंग बेजिस वैल्यू लिखी हुई थी क्रेडिट साइड में और बैलेंस निकला डेबिट साइड में, तो ये कैसा हो गया? क्रेडिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बेजिस 5,000 बाय आउटस्टैंडिंग बेजिस कितना? 5,000। सैलरी का बैलेंस डेबिट में लिखा होने की वजह से क्रेडिट में निकल के आ रहा है, तो ये कैसा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस। कितना? 90,000। सैलरी 90,000। सैलरी के बाद रेंट का बैलेंस कितना हो गया बेटा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड में लिखा होने की वजह से क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल रहा है, तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस राइट डाउन है तो वो डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। अगेन 50,000। टू रेंट 50,000। रेंट के बाद अगले बैलेंस की तरफ आ जाते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा हुआ है और एक्सट्रैक्ट यानी कि बैलेंस किस साइड आ रहा है? क्रेडिट, तो ये कैसा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। टू फर्नीचर कितने का बैलेंस है बेटा? ये 1,50,000। टू फर्नीचर 1,50,000। इसके बाद निकालो बेटा वेंडर का बैलेंस। क्रेडिट साइड में वैल्यू लिखी हुई थी तो बैलेंस डेबिट में निकला, तो इसे कैसा बैलेंस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कितने का? 1,50,000 बाय वेंडर 1,50,000। इसके बाद कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन डेबिट साइड में लिखा हुआ है, बैलेंस क्रेडिट में शो हो रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस होगा 16,000 का। टू कमीशन टू कमीशन 16,000। क्लियर हो गया बच्चों? कमीशन के बाद आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखी हुई थी डेबिट साइड में, क्रेडिट में बैलेंस वर्कआउट हो रहा है, तो कैसा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस। कितना? 40,000। टू क्लोजिंग स्टॉक 40,000। और इसके साथ ही स्टाइल को कर दो बेटा क्लोज। अब डेबिट और क्रेडिट साइड टैली कर जाना चाहिए आपका। 25 25 7 5 12 26 कितना आ रहा है? 27,75,000 दोनों साइड में आ रहा है। अच्छी बात है, ये तो बैलेंस टैली हो रहा है सभी का। इसका मतलब इतना करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन ये तो हो गया कि भाई जब अब तक जो मेहनत करी थी वो सफल हो गई, कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो इसका टोटल टैली नहीं करता आपका। कोई डेबिट क्रेडिट में या किसी फिगर में गड़बड़ कर देते तो टोटल टैली आपका नहीं होता। इसके बाद बच्चों अगला स्टेप होता है हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। अब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम पर मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग और पीएनएल में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? बोलो बच्चों बोलो। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? नॉमिनल, पर्सनल, रियल, या सारे, या कोई भी नहीं, या सिर्फ पर्सनल, या सिर्फ रियल, या सिर्फ नॉमिनल? इसका मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है। नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आते हैं।
रियल और पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं आपके बैलेंस शीट में, रियल और पर्सनल अकाउंट आपके बैलेंस शीट में, और नॉमिनल अकाउंट आते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल। क्या आपको नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को पहचानना आता है? क्या रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट को पहचानना आता है? तो चलो मेरी मदद करो, यहां पर टिक लगा लेते हैं, कौन सा रियल, कौन सा नॉमिनल, कौन सा पर्सनल, राइट। उससे पता चल जाए किसको ट्रेडिंग पीएनएल में लेके आना है, किसको बैलेंस शीट में लेके जाना है। बताओ बेटा, कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है? एक गेम खेला, तोता उड़, कौआ उड़, कबूतर उड़, भैंस भी उड़ा दिया करते थे। अब ऐसे ही रिप्लाई कर दो, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, और सभी रिप्लाई कर दो, बोल के रिप्लाई करना, मन मन में उच्चारण ना करें, राइट। कैश अकाउंट पक्का? चलो रियल लिख देते हैं, आर मतलब रियल, एन मतलब नॉमिनल, पी मतलब पर्सनल। परचेज अकाउंट, सारे बच्चे नॉमिनल वाले, कोई डाउट तो नहीं? लेकिन नॉमिनल जिस सुर में बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कि परचेज आपको फील नहीं हो रहा नॉमिनल जैसा, खर्चे का अकाउंट है, नॉमिनल ही है, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो नॉमिनल। श्याम, पर्सन का अकाउंट है पर्सनल। गीता, बेजिस, खर्चे का अकाउंट है नॉमिनल। सैलरी, बहुत बढ़िया। रेंट, फर्नीचर, रियल, क्योंकि असेट्स के अकाउंट, वो भी फिक्स्ड असेट्स के अकाउंट रियल होते हैं। कमीशन, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक, बोला सर धर्म परिवर्तन हो गया इसका, पहले ये नॉमिनल था, अब ये क्या बन चुका है, रियल। क्लोजिंग स्टॉक टेंजिबल थिंग्स होती हैं, अगर वो असेट्स बन गई तो फिर वो टेंजिबल असेट्स हमारे रियल अकाउंट हो जाते हैं। जब तक ये परचेज था तब तक ये नॉमिनल था, अब इसे क्या बोलेंगे, रियल। और रियल अकाउंट कभी भी आपका ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आ सकता, अगर वो ट्रायल के अंदर है तो, एडजस्टमेंट में है तो उसका इंपैक्ट दो जगह जाता है। कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है बेटा, दोबारा से बताओ, पर्सनल या रियल? किसी भी पर्सन के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, और ये हमारे ओनर का अकाउंट है। ओनर का नाम ना लिख करके हमने कैपिटल लिख दिया है तो इसे हम रियल नहीं बोलेंगे, तो कैपिटल देखने के बाद उसे रियल कहने का मन करता है, लेकिन क्या बोलोगे? और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जितने भी लाइबिलिटी के अकाउंट होते हैं सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, एक भी रियल नहीं होता। असेट्स में कुछ रियल कुछ पर्सनल होते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में एक भी रियल अकाउंट आपको नहीं मिलेगा, सारे पर्सनल अकाउंट मिलेंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है, किसी न किसी पार्टी को पे करनी है, और पार्टी क्या होती है, पर्सन। पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, या रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सेल्स कैसा अकाउंट है, क्योंकि सेल्स इनकम का अकाउंट है, इनकम के अकाउंट भी नॉमिनल होते हैं। रमन, दिनेश, आउटस्टैंडिंग बेजिस, नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग बेजिस, बेजिस को देख के इसे नॉमिनल मत बोल देना, ये आउटस्टैंडिंग बेजिस वो पर्सन है जिसको पेमेंट करना है, तो इसे पर्सनल बोलेंगे। वैसे भी ये लाइबिलिटी का अकाउंट है, लाइबिलिटी का अकाउंट सारे पर्सनल होते हैं। और वेंडर, बात क्लियर है? अब फाइनल अकाउंट बनाते टाइम पर ये तो बात कंफर्म है कि पर्सनल और रियल तो जाएंगे नहीं ट्रेडिंग पीएनएल में, सारे नॉमिनल जाएंगे। नॉमिनल में से भी डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस आ जाते हैं पीएनएल में। चलो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। बातें मत करो बेटा, इतना समय है नहीं आपके पास बातें करने के लिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि समझ में आ गया वो आगे स्पीड से सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है बेटा, चलिए ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हैं।
पहले डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके आएंगे। इनकम क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। चलिए इनकम की बात करते हैं। देखो क्रेडिट साइड में इधर सेल्स ही एक इनकम है जो 15 लाख की है, और बाकी सारे पर्सनल अकाउंट है। तो और तो कोई अकाउंट उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेल उठा लो, बाय सेल्स अकाउंट। वो भी कितने का? इसके अलावा खर्चे की बात करें, डायरेक्ट खर्चों में परचेज है एक तो 3,80,000 रुपए का, सेल्स इधर से उठा लिया। दूसरा क्या है? परचेज है 3,80,000 का, और एक बेजेस है हमारी 15,000 की। तो टू परचेज 3,80,000 और टू बेजेस वो भी कितने की है? 15,000। और कोई खर्चा बेजेस के और परचेज के अलावा आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट में? बोला और कोई खर्चा डायरेक्ट में तो नहीं है, बाकी सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट मतलब जिसके बिना आपका प्रोडक्शन पॉसिबल ही ना हो, गुड्स खरीदा उसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और मजदूरों से काम नहीं कराओगे तब तक गुड्स आप नहीं बना सकते। ऑफिस स्टाफ की सैलरी तो इनडायरेक्ट होती है, अगर वो ना भी आए तो भी हमारा फैक्ट्री में काम चलता रहता है। टोटल अगर हम बात करेंगे बेटा कितना हो गया ये? 15 लाख इनकम, और 15 लाख की इनकम में से खर्चे माइनस कर दो कितने? 3,95,000। 5,000 वो बचेगा, 4 लाख, 11 लाख 5,000। यही आ रहा है बेटा? 11 5 11 10 11 20 और 80 12 3 15। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा 2GPCD, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। मैंने बोला था अकाउंट का बैलेंस जब वर्कआउट करते हैं तो सीडी इस्तेमाल करते हैं, जब उसे किसी अनदर अकाउंट में लेके जाएं या नेक्स्ट ईयर लेके जाएं तो उसे ब्रॉड डाउन बोला जाता है। तो आगे अब लिखा जाएगा बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब यहां सीडी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पिछले अकाउंट में से आगे हम उसे लेकर के आ रहे हैं। कितना? 11,05,000। अब बेटा इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो, इनडायरेक्ट इनकम अगर कोई हो तो ऐड कर दो। इनडायरेक्ट इनकम हमारे इसमें कोई है नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, एक तरफ से लिस्ट बनाते हैं बेटा। परचेस कवर हो गया, श्याम पर्सनल, गीता पर्सनल, बेजिस कवर हो गया। सैलरी इनडायरेक्ट में खर्चा है 90,000 का, सैलरी के बाद 50,000 का रेंट। टू सैलरी टू रेंट, टू रेंट। सैलरी 90,000 है और रेंट 50,000 का है। सैलरी और रेंट के बाद अगर खर्चे की बात करें, सैलरी कवर, रेंट कवर, फर्नीचर असेट्स का अकाउंट है, कमीशन 16,000, क्लोजिंग स्टॉक असेट्स का अकाउंट है, टू कमीशन कितना? 16,000। अब आ जाएगा बेटा हमारा नेट प्रॉफिट 11,05,000 में से माइनस कर दो बेटा ये तीन वैल्यू, 90, 1,06,000, 1,56,000, 1,56,000। 1,56,000 को 11,05,000 में से माइनस करो, कितना आ रहा है? 9,49,000। एक एक कैलकुलेटर बेटा अपने पास रखा करो सारे बच्चे, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, उसे अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो। राइट, 9,49,000। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ये सारे खर्चे हमने कवर कर लिए। अब रह गए हमारे सिर्फ रियल और पर्सनल। बैलेंस शीट में सारे के सारे आइटम होते हैं रियल और पर्सनल। ये जो प्रॉफिट है अभी तो नॉमिनल है, जैसे ही ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा ये ओनर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ओनर्स को रिप्रेजेंट करने वाला हर एक अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। राइट, तो ये अभी तक नॉमिनल अकाउंट है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट का निचोड़ है प्लस माइनस करने के बाद, और ये फाइनली फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पर्सनल अकाउंट में। अब चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या हुआ बेटा, कुछ समझ नहीं आया जो बातें कर रहे हो आप? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
आगे बढ़े, चलो लाइबिलिटी साइड से उठाते हैं वैल्यूज को। कैपिटल उठा लेते हैं पहले 10 लाख की। कैपिटल को इनर कॉलम में लिख लो क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी हमें ऐड करना है अभी। और 10 लाख की कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितना है 9,49,000, तो ये बन जाएगा 19,49,000, राइट। कैपिटल के बाद कैपिटल कवर हो गया और इस साइड रमन और दिनेश दो क्रेडिटर हैं। अब जनरली क्या होता है, जब कोई ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होता था ना 11th-12th क्लास में, तो वो क्रेडिटर्स को जोड़ करके क्रेडिटर्स के नाम से दिखा दिया करते थे। आप चाहे ना क्रेडिटर्स के नाम से दिखा दो या इनके पार्टी के नाम से दिखा दो, वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा। तो रमन और दिनेश 7 और 5 कितने हो गए 12, 1,20,000 के क्रेडिटर हैं, तो इन्हें लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर के नाम से दिखा दो। कितने का 1,20,000, तो यहां पर हो जाएगा बेटा क्रेडिटर 1,20,000, यानी कि दोनों का टोटल करके हमने एक साथ दिखा दिया बैलेंस शीट में, जिससे प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। नाम लिखते तो थोड़ा अजीब सा लगता, थोड़ा सा। प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है, उनका टोटल लगा के बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। अभी वाली क्लास कर लो बेटा पहले, कल वाली क्लास के बारे में कल सोचेंगे। मतलब आपके पूछने से मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप क्लास छोड़ के जाना चाह रहे हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 का आउटस्टैंडिंग वेजेस, कैसा अकाउंट है बेटा ये, पर्सनल ना, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्रेडिट है 5,000 का आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये पेमेंट करना है कितना, इसके बाद कुछ बचा वेंडर 1,50,000, इसको भी तो पे करना है, ये भी तो लाइबिलिटी है। 1,50,000 टोटल लगा लो बेटा, और वही टोटल आपकी असेट्स का आना चाहिए। यहां तक हो गया लाइबिलिटी साइड में सबका, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग वेजेस वेंडर। इसके बाद हम चलते हैं असेट्स में। तो सबसे पहले कैश उठा लेते हैं 17,34,000 का, 17,34,000। और कैश के बाद बेटा अगला आइटम, श्याम और गीता दोनों डेटर हैं, 1,60 और 1,40 मिला के 3 लाख हो गया डेटर, कितना 3 लाख। डेटर के बाद वेजेस, सैलरी, रेंट सारे कवर हो चुके। फर्नीचर, कमीशन भी पहले कवर हो चुका है। फर्नीचर 1,50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का। एक 1,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000। लगाओ बेटा टोटल, $22,24,000, 22 लाख। तो इधर भी फिर 22,24,000 ही आएगा, यही आ रहा है। मुबारक हो, बैलेंस शीट भी टैली हो गई आपकी, राइट। तो ये फुल फ्लेज अकाउंटिंग है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप इस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हो, जहां पर जनरल एंट्री बना करके। जाना नहीं बेटा, थोड़ी देर और रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अरे बेटा ट्रायल बैलेंस देखो, श्याम और गीता 1,60 और 1,40 कितना हो गया, दोनों के नाम लिख दो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो। ये रमन और दिनेश क्रेडिटर के नाम से 7, 5, 12, 1,20,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक जो पॉइंट था, कई बार आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा रहता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं बनाते तो होता क्या, परचेज बढ़ के आता
कितने से? 40,000 से। और इधर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में दिखाई ही नहीं देता। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं भाई। हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाई थी, यही तो एंट्री बनाई थी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज, मतलब परचेज कम हो गया 40,000 से और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया कितने से? 40,000 से। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं बनाते तो इधर ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता और परचेज कितने से आता फिर? 340 की बजाय 4,20,000 से। तो फिर हम नीचे लिखते क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में, और जब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता तो 380 की जगह परचेज यहां कितने से आ रहा होता? 4,20,000 से। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक यहां लगाते 40,000 का, 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक लगाते तो यह 15,40,000 वैल्यू हो जाती। लाइबिलिटी ये क्रेडिट साइड 40,000 से बढ़ जाता और क्योंकि डेबिट साइड भी 40,000 से बढ़ जाता तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका वही आता 11,05,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बना दी तो परचेज कम हो गया 40,000 से, तो फिर हमें क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। याद है आपको 11th क्लास में जब ट्रायल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहता था तो उठा के हम उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालते थे। उसके रीजन ये होता है क्योंकि वहां परचेज बढ़ा रहता है और परचेज के बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए उसे दिखाया जाता है एडजस्टमेंट के तौर पर। और दूसरा काम क्या होता था, उसी क्लोजिंग स्टॉक को हम असेट साइड में भी लेके जाते थे। अगर मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं बनाता तो ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, तो मुझे क्या करना होता? एक तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिखाना होता, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक मुझे 40,000 से असेट्स में भी दिखाना होता। उसका दो जगह इंपैक्ट जाता, राइट। तो स्टार्टिंग में संजना जो आपका डाउट था आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब जब हम किसी भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को एक इंटरमीडिएट अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और बाद में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ऐसे करके तो बीच में ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री हमारी यही रहेगी कि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज। ये बेटा एक कंप्लीट फुल फ्लैश अकाउंटिंग कर दी। दूसरा रूट है हमारा सब्सिडरी बुक्स बना करके अकाउंटिंग करना। घर पे आपके लिए होमवर्क है सब्सिडरी बुक्स बनाना, बन जाए तो ट्राई करना। सब्सिडरी बुक्स के थ्रू फिर बैलेंस वर्कआउट करना, लेजर बनाना और यही फाइनल अकाउंट बनाना। आंसर यही आना चाहिए जो अभी आ रहा है। अगर ना आए तो घबराना मत, जितना बना लिया वेल एंड गुड, क्लास में आके इसे कंप्लीट करेंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा इसके बाद फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत स्टार्टिंग से थ्योरेटिकली कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल जितना मैंने इस चैप्टर में करा दिया अब ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। अब धीरे धीरे एंट्रीज के बेसिक्स को हम अदर चैप्टर्स में सीखते रहेंगे। अब कोई क्लास नहीं है, अब क्लास ओवर आपके। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, फर्दर अब कोई क्लास नहीं है आपकी।